हुआ था क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किस तरह से उसको मेजर किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन, उन्होंने ये लॉ दिया था, उन्हीं के नाम पर इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ये कहता है करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कोई भी कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट जो होगा इसके अंदर, इसके दोनों एंड्स, एक एंड ये वाला हो गया, एक एंड ये वाला हो गया, इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और इसमें फ्लो होने वाला करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। I मींस करंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको शायद पता होगा क्या होता है कि अगर हम करंट को जितना बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना बढ़ता जाएगा। अगर करंट को हमने आधा कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो जाएगा। करंट को अगर हम डबल कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाता है। तो यहां से अगर हम देखते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो फिजिक्स के अंदर आप सभी को पता होगा कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक ना एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने V इजिकल टू I इंटू आर लिखा। यहाँ पर R क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R इज दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नॉन एज रेजिस्टेंस। इसी R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है वो फर्दर हम पढ़ेंगे अभी। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर V इजिकल टू आया I इंटू आर। ये कंप्लीट था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो V जो होगा वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V बढ़ाने पर I बढ़ेगा, I बढ़ाने पर V बढ़ेगा, V घटाने पर I घटेगा, I घटाने पर V घटेगा, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही ओम्स लॉ वेरीफाई होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर हम देखें तो R की वैल्यू अगर निकालते हैं तो V अपॉन I आ जाता है। और V अपॉन I अगर इसका हम एक ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ आपको प्लॉट करना आता है। ये अगर सपोज हमने X एक्सिस पर I की वैल्यू ली और V पर हमने ली Y एक्सिस पर V हमने ले लिया, तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सपोज हमने सर्किट तैयार किया, ये एमीटर और ये वोल्टमीटर लगाए गए हैं। अब जब हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर एमीटर की रीडिंग भी बढ़ती जाएगी। वोल्टेज की रीडिंग अगर हम बढ़ाएंगे इसमें सर्किट में तो एमीटर की रीडिंग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एमीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी, या करंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर पहले हमने करंट लिया 0.1 और हमने रीडिंग नोट करी कि वोल्टेज कितनी है उस टाइम 1, 0.2 पर रीडिंग आई 2, 0.3 पर रीडिंग आई 3। तो इसको हम जितना बढ़ाते गए उतना ही वोल्टेज में भी चेंजिंग आती गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चाहे इसको देखें, V अपॉन यहाँ पे निकालें तो 1 अपॉन 0.1 आंसर कितना आएगा 10। यहाँ पर निकालें 2 अपॉन 0.2 आंसर कितना आएगा 10। 3 अपॉन 0.3 आंसर कितना आएगा 10। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो V अपॉन I जो आता है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 10 10 10। तो वो फिक्स रहने का मतलब क्या है कि वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो गया जो चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर R जो हो गया, ये इसके लिए इसका V अपॉन I की वैल्यू क्या आ गई R, जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो I हमने यहाँ पे ले रखा सपोज 0.1 0.2 0.3 1 2 3 4 1 पर 1 वैल्यू आ गई, 2 पर 2 वैल्यू आ गई, 3 पर। तो इसको जब मिलाएंगे हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऊपर की तरफ जाती हुई। तो यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन से हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर हम कहीं भी चेक करें इसका V अपॉन I इजिकल टू क्या आएगा, हमेशा वो R के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ बनता है हमारा, बेसिकली इस ग्राफ के अंदर ये जो स्लोप होता है लाइन का, ये स्लोप ही हमको बताता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है कितना कम है। कई बार क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्राफ दिया और इसमें दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये V है और ये I है।
ये रेजिस्टेंस है ए का, ये रेजिस्टेंस है बी का। आपसे पूछूंगा मैं कि इसमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो आपको कोई वैल्यू नहीं दी मैंने कि कितनी है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 4, 2, 4, कुछ भी नहीं दिया मैंने आपको। बस आपको एक ग्राफ दीजिए सिंपल सा, और आपसे पूछा है कि इसमें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। तो ग्राफ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस ए का जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। अब ये कैसे आया बताओ? बिकॉज इसका स्लोप, इसकी ढलान ए की ज्यादा है बी से। एक मैंने इस तरह से हाथ कर रखा है और एक हाथ मैंने इस तरह से कर दिया, तो ये वाली ढलान कम है, ये वाली ढलान ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा ढलान होगी, जितना ज्यादा स्लोप होगा, उतना ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता जाएगा। यही क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से आता है, आई यहां पर और बी यहां पर, और यहां पर दे दिया ए और यहां पर दे दिया बी। तो अब यहां पर क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, बिकॉज ये जब ग्राफ उल्टा हो गया, बी की जगह आई आ गया, आई की जगह बी आ गया, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस बी का ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ ए से। इस तरह से हम किसी ग्राफ से उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमको कोई वैल्यू दी रखी है तो उससे हम ग्राफ बना सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने जो नया टॉपिक पढ़ा, रेजिस्टेंस, जो एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, वो क्या होता है बेसिकली। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है? वैसे तो एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकली एक वो कांस्टेंट है, बट अगर हम साइंस की टर्म में देखें रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसमें से करंट को फ्लो होने से रोकती है, वो क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। सपोज अगर ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो इसका जो अपोज है करंट का, करंट को फ्लो होने से ज्यादा रोकेगा। जितना ज्यादा वो रोकेगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। अगर मैं बात करता हूँ, ये सिल्वर का झगड़ा है मेरा, ठीक है, चांदी है। अगर ये चांदी है, सिल्वर मेटल, इसमें करंट फ्लो होता है, बहुत इजीली होता है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता ही है, R इक्वल टू V अपॉन I, जो हमने यहाँ से ड्राइव किया था। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम। ओम ऐसा यूनिट जो है इसकी, वो इसी ओम्स लॉ से दी गई है। जो साइंटिस्ट थे हमारे साइमन ओम, उन्हीं के रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट रखी गई है। अब अगर हम बात करते हैं कि 1 ओम को डिफाइन कैसे करें, क्या होगा 1 ओम, तो उसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी यूनिट की डेफिनेशन को अगर हमें निकालना है तो हम उसके फॉर्मूले से बना सकते हैं। R इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 ओम इक्वल टू 1 V अपॉन 1 I कह सकते हैं। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, a conductor has 1 ohm resistance if 1 ampere current flow through it and potential difference across its end is 1 volt। अगर ये कोई कंडक्टर है, इसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इसमें जो फ्लो हो रहा है करंट वो 1 एम्पियर का हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम ही आएगा। तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम कह सकते हैं हम, आएगा ही आएगा वो। ठीक है, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से, चाहे 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, हेल्प करूंगा आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।